सेल का डायग्राम बनाएंगे, उसके ऑर्गन्स के नेम लिख देंगे। हार्दिक भैया जब तक आप ग्लैंड्स लिखिए, ग्लैंड्स के बारे में वैसे याद होगा सेल का आप भी बनाइए। बन गया पढ़ने में? ठीक, सीमा मैम बन गया? चलिए, जिसका बन गया है हाँ वो एक बार ऐसे दिखा दीजिए, और इसके बाद उसके जो ऑर्गन्स है बस उसके नाम बोल दीजिए, हमको समझ में आ जाएगा सबने कर लिया। ठीक है, सीमा मैम का एकदम सही दिख रहा है, हमको क्लियर है। अब पढ़ने में थोड़ा ऊपर करिए। ठीक है, मानसी ने भी सही बनाया, चलिए ठीक, वेरी गुड। ठीक, चलिए अब कौन इसको केवल इसके ऑर्गन्स जो बेसिक ऑर्गन्स हैं उनके नाम और उनका वर्क बता सकते हैं? बोलिए रचना जी। मैम इसमें सेल मेम्ब्रेन जो रहती है वो आउटर लेयर रहती है जो प्रोटेक्शन का काम करती है, और इसमें साइटोप्लाज्म जो एक जेली लाइक फ्लूइड रहता है, अंदर तैरता रहता है। इसमें न्यूक्लियस है एंड माइटोकॉन्ड्रिया है, और राइबोसोम है जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, और लाइसोसोम है जो सुसाइडल बैग भी कहते हैं, जो डेड सेल्स को खा लेता है, डाइजेस्ट कर देता है। वेरी गुड। सीमा मैम कुछ बाकी रहा रचना मैम ने जो ना बताया हो? हाँ दीदी, मैं थोड़ा सिस्टमैटिक बताऊंगी। हाँ, क्योंकि मेरा ये स्पेशलाइजेशन था साइटोजेनेटिक्स MSc में। बोलिए। तो इसमें सेल की स्टडी साइटोलॉजी कहलाती है। अब सेल की स्टडी करने के लिए अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो इसका सॉलिड पार्ट, आउटर पार्ट और इनर पार्ट, है ना। आउटर पार्ट सेल मेम्ब्रेन जिसको कवरिंग बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और जो इनर पार्ट है, जो लिक्विड पार्ट है, जिसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। प्लाज्म का मतलब ही लिक्विड है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिल्स, जिसको सूक्ष्म हिंदी में नहीं याद आ रहा मेरे को अभी, ऑर्गेनिल्स बोलते हैं। सूक्ष्म कणिकाएं जैसी संरचनाएं जो फ्लोट करती रहती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, वो हैं 9 होती हैं, लेकिन अपने को योग की दृष्टि से 4-5 याद रखनी है। नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस कहते हैं, जो ATP और ADP के फॉर्म में एनर्जी की सप्लाई करता है बॉडी, उसके लिए, सेल के लिए। नंबर 2 राइबोसोम, जिसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। नंबर 3 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, जिसको बोलते हैं, जो प्रोटीन, जो राइबोसोम को सरफेस देता है। 2 तरह की ER होगी, एक तो स्मूथ होती है और एक रफ ER। जितने राइबोसोम्स लगे हुए हैं ग्रेन्यूल की तरह, मोती की तरह, वो तो रफ हो गई। और जिसमें राइबोसोम्स नहीं है वो क्या हो गई, स्मूथ हो गई। इसके बाद आता है गोल्जी बॉडीज और लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं 6 नंबर पे आई लाइसोसोम, जिसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। ये क्या करती हैं, अपने जो जब ऑड कंडीशंस होती हैं तो ये अपने अंदर जो मटेरियल कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है, उसको ये डाइजेस्ट करती हैं और खा लेती हैं। इसलिए मतलब फट भी जाती हैं कई बार ये, इसलिए इनको सुसाइडल बैग्स कहते हैं। ठीक, चलिए। किसी को लग रहा है अभी भी कुछ बाकी है? चलो, मानसी बोलेगा। हाँ बोलेगा। न्यूक्लियस रह गया दीदी। जो DNA और RNA करके डिफाइन करता है कि आगे कैसे, कि सबका DNA कैसे न्यूक्लियस है तो पता चलता है ना। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो चीज़ें आ रही हैं वो कैसे पता करते हैं, वो न्यूक्लियस में जो RNA DNA बन रहा है, ठीक है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए, अब न्यूक्लियस को ऐसे पढ़ सकते हैं जैसे सेल का पढ़ा, वैसे न्यूक्लियस को भी 2 पार्ट कर दीजिए। आउटर कवरिंग, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, उसके अंदर जो सॉलिड जो मटेरियल है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देंगे।
जैसे साइटोप्लाज्म बोला इसलिए इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। उसके अंदर नेटवर्क होता है जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। वो क्रोमेटिन नेटवर्क ही डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर को बनाते हैं। क्रोमोसोम्स बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है, वो वही है जो 46 है। न्यूक्लियस बोलते हैं, बस इतना सवाल करना। वो 46 है, पेयर में 23 है। ठीक, ये सारे क्वेश्चन हैं जो नेट जेआरएफ में लिए गए हैं, ठीक है, और लगभग सभी में, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। चलिए एक क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए क्या थी? चलो कौन बताएगा डीएनए का फुल फॉर्म? आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन और है जिसको सब ध्यान से, क्योंकि बस बेस स्ट्रांग होना चाहिए पहले, फिर चीज़ें सरल हो जाएंगी। सेल का और ह्यूमन बॉडी का वर्क सेम कैसे है? वो कौन सी चीज़ें हैं जो सिमिलरिटी प्रेजेंट कर रही हैं, शो कर रही हैं दोनों में? बोलेंगे हरदीप भैया, और सब ध्यान से सुनेंगे, जो रह जाएगा, जो सही नहीं बताया होगा उसको कंप्लीट कर देंगे। बोलेंगे हरदीप भैया। मैम जो ह्यूमन बॉडी है वो रिस्पायर करती है, सेम सेल रिस्पायर करता है। ह्यूमन बॉडी को फूड चाहिए होता है और फिर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सेम सेल वही चीज करता है। ह्यूमन बॉडी एक्सक्रीट करती है, सेम सेल एक्सक्रीट करता है। ह्यूमन बॉडी जो है वो रिप्रोड्यूस करती है और सेम सेल जो है वो माइटोसिस और मेयोसिस के थ्रू मल्टीप्लाई करके करता है। इम्यून सिस्टम बॉडी के लिए चाहिए होता है, बॉडी के लिए सेम स्ट्रक्चर सेल भी इम्यून को मेंटेन करके चलता है, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। किसको लग रहा है अभी कुछ बाकी है? हरदीप भैया ने नहीं कंप्लीट किया है। दीदी रेस्पिरेशन की बात रही है। वेरी गुड, ठीक। और मैम रेस्पिरेशन तो फर्स्ट पॉइंट ही बोला था सॉरी, रेस्पिरेशन बोला भी, एक पॉइंट रेस्पिरेशन से ही अटैच करके जोड़कर और बोलना है। कौन सा पॉइंट इनका? सेलुलर रेस्पिरेशन। हाँ, ठीक। और क्या? जो भी ग्लूकोज आया और O2 आया तो फिर उसको सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है। या ये कह दिए सिंपल से, जो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी है वो क्या है? वो सब मिली जुली, जितना हम खाने की, भोजन की, ऑक्सीजन की, पानी की जो टोटल एनर्जी है वो कहाँ जा रही है? सब माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे पावर हाउस बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जब पावर हाउस है, इसका मतलब जो हम 3 तरह से एनर्जी ले रहे हैं नॉर्मली, कैसे कैसे ले रहे हैं? एक भोजन से, एक पानी से और एक ऑक्सीजन से, ठीक है। बाकी की चीज़ें भी हैं लेकिन फिर वो हमारे सटल फॉर्म में चली जाएंगी। लेकिन ये क्या है? ये हमारे स्थूल फॉर्म में है, कि जो हम जिसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कि भोजन देख रहे हैं, पानी देख रहे हैं, हवा को ले रहे हैं श्वास में, तो हमारे शरीर को कोई दूसरा देख सकता है कि हम जीवित हैं, श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। तो मतलब अगर हम लोग बिल्कुल सिंपल शब्दों में अब इसे बोले तो क्या बोलेंगे? कि हम ऑक्सीजन लेते हैं जीवित रहने के लिए, सेल भी ऑक्सीजन लेती है। हम जीवित रहने के लिए भोजन और पानी लेते हैं, सेल को भी भोजन और पानी की आवश्यकता है। हमें भी आराम के लिए नींद चाहिए, तो सेल को भी उसी की आवश्यकता है। हम लोग काम करते हैं तो थकते हैं, तो क्या बोलते हैं कि अगर और इंटरनल देखें तो सेल थक रही है, तो हम सोएंगे, हमारी बॉडी को आराम मिलेगा, उधर सेल भी आराम करेगी, ठीक। बिल्कुल सिमिलर हो गई चीज़ें। फिर हम में भी किसकी आवश्यकता है? एक सृजन की आवश्यकता है, हम ह्यूमन बीइंग को। इन द सेम वे सेल को भी वही आवश्यकता है, ठीक। फिर ये सारी चीज़ें हो गई। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारा शरीर, हमारी बॉडी कॉस्ट्यूम छूट जाता है, बस ऐसे ही सेल की भी डेथ हो जाती है, ठीक। क्योंकि सबसे पहले एक बात हम बार बार सबसे कह रहे हैं कि सरल भाषा में यदि आपने अपनी बात को पहले रखना सीख लिया, सब बताना है, जितने आप लोगों ने तरीके बताए सब हैं, लेकिन अभी जो हमने नंबरिंग करके बोला है, ये छोटे बच्चे को भी बताएंगे और बुजुर्ग को भी बताएंगे और डॉक्टर को भी बताएंगे, तीनों में से कोई डिनाई नहीं करेगा, ठीक।
क्योंकि जो कुछ हम लोग पढ़ते हैं पहले उसका सबसे सरलतम रूप हमें चूज़ करना है समझने और समझाने के लिए। फिर जब हमें उसकी डेप्थ में जाएंगे तो पूरा साइंटिफिक हम लोग बताएंगे, ठीक है। क्योंकि सरल चीज़ें कभी हम लोग भूलते नहीं हैं, और कठिन चीज़ों में क्या होता है कि कई बार वो शब्दावली जो वर्डिंग्स है वो चीज़ें हमारे स्लिप हो जाती है माइंड से, ठीक है। तो बाकी सबने सही बताया। तो ये हमने क्या देखा, सेल और ह्यूमन बॉडी सेम कैसे हैं, दोनों के बारे में देखा, ठीक है। चलो अब सब सीधे होके एक बार बैठो, अच्छे ढंग से सब सीधे बैठो और आंख बंद करो। जो लेटे हैं, मान लो किसी का श्वास ठीक नहीं है, रचना जी आराम से रेस्ट करके करो, सब आंख बंद करो, सब 30 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करो पूरे मन से। ऐसा लगे कि हम पढ़ने के लिए बैठे हैं, फीस हमने दी है तो हम पढ़कर जाएंगे यहाँ से। जिनका 30 टाइम्स कंप्लीट हो जाए वो सब आइज़ ओपन करेंगे। सब लोग कर पाए 30 टाइम्स? चलिए कंप्लीट कर लो। देखो सब लोग ने अच्छे ढंग से प्राणायाम करके फिर क्लास अटेंड किया करो। हम बार बार बोल रहे हैं, जितना जितना ढंग से हम लोग प्राणायाम करेंगे उतना कुछ भी सीखने समझने में समय कम लगेगा। ठीक, जब बैठो डीप ब्रीदिंग कर लो। और आज एक आपके लिए हमने अभी कुछ चीज़ें डिसाइड की थी, क्योंकि हम डेली सोच ही रहे थे, इतने सारे लोग पढ़। अंजू कुछ कह रहे? अंजू सुनाई नहीं दे रहा हम लोगों को। अब हम 6 सेंसर ओपन करके बोल रहे हैं कि अंजू ने सही किया है, ठीक है। चलिए, और प्राणायाम की प्रैक्टिस अंजू की चल रही है। अब हम बोल रहे हैं कि जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा ना, एक 15 डेज़ का हम एक सेशन लेंगे, और आप जितने लोग बैठे हो, आपके इतने तो मेरे दिन ऐसे ही हमको पता है कौन क्या कर सकता है, उतने लोगों को प्राणायाम के थ्रू किस चीज़ पर आप काम कर सकते हैं उस पर काम करो। आने वाला जो समय है वो योग के लिए ऐसा अवसर है बस, लेकिन आना चाहिए योग आपको। पूरा साइंटिफिक व्यू भी उसका पता हो,
साइकोलॉजिकल व्यू भी पता हो और फिर हमारा जो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसके बारे में सही जानकारी हो। केवल एक एक डिजीज़ को भी उठाया ना, कौन क्या कर सकता है इतना हम अभी बोल रहे हैं, हम इतने दिनों में बिल्कुल सही से समझ में आता, लेकिन फिर वही बोला कि 15 डेज एक बार आपको करवा देंगे, आप उस पर काम करो। ये जो छोटे छोटे ये हम लोग आसन और ये प्रैक्टिस, अब इसका टाइम गया, ठीक, अब उसका नहीं। अब लोगों को जो ज़रूरत है वो कुछ और चीज़ों की नीड है, क्योंकि ये एक छोटा पार्ट है। लगभग इसको ऑनलाइन भी करा रहे हैं लोग, ऑफलाइन भी। तो थोड़ा सा लीक से हट के देखो कि भविष्य किसका है इस समय, ठीक है। और एक एक डिजीज़ को भी चूज़ कर लिया ना, तो उसे आपने ऑनलाइन किया या ऑफलाइन किया, जिस मोड में भी करना चाहो, एक तो खुद में फिटनेस रहेगी, दूसरा हमारे घर में, और थर्ड नंबर पे एक अर्निंग सोर्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। ये हम लोग ने ऑलरेडी देखा था, जहाँ से शुरू हुई थी हमारी जो फर्स्ट पॉइंट है, टॉपिक है हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी शरीर रचना विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों के आंतरिक और बाह्य संरचना का अध्ययन करती है, इंटरनल और ऑर्गन और एक्सटर्नल दोनों का। फिर देख रहे हैं फिजियोलॉजी हमारी क्या है यहाँ पर, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंक्शंस एंड मैकेनिज्म ऑफ इन लिविंग सिस्टम्स, हाउ ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स एंड बायोमोलिक्यूल्स परफॉर्म ड्यूरिंग लाइफ। जो हमारी फिजियोलॉजी है उसमें क्या हो रहा है, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब क्या है फिजियोलॉजी, कैसे काम कर रहे हैं, जिनके कारण हमारा बाहरी जो शरीर है, एक्सटर्नल बॉडी है, वो एक्टिवेट होती है। ये बस नॉर्मल एक एक लाइन पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेल स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सेल क्या है, हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट है। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेम शेप, टाइप, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ सेल्स फ्रॉम अ टिश्यू। जो एक जैसे से जो सेल है हमारी, शेप जिनका एक जैसा शेप है, टाइप है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, ऐसी जो सेल का ग्रुप है वो क्या किसको बनाते हैं, एक टिश्यू को बनाते हैं। मतलब सेम साइज़ की, शेप की, टाइप की, स्ट्रक्चर की, फंक्शन करने वाली सेल का जो ग्रुप है वो टिश्यू को फॉर्मेट कर रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं। ऑर्गन, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज फॉर्म एन ऑर्गन। जो सेम टाइप ऑफ टिश्यूज का एक ग्रुप है वो एक ऑर्गन, एक अंग का निर्माण कर रहे हैं। ऑर्गन सिस्टम क्या हो रहा है हमारा, वेरियस ऑर्गन्स कंबाइन, वेरियस और डिफरेंट, बोथ आर सेम। ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एट्सेट्रा। मीन्स जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे। तो एग्जाम्पल है, तो सिस्टम हमारे टोटल कितने नंबर ऑफ सिस्टम, 11 है। Human body is made up of 11 organ systems, which are digestive, respiratory, nervous system, endocrine, lymphatic, skeletal, excretory, cardiovascular, circulatory, muscular, integumentary एंड रिप्रोडक्टिव। ये जो हमारा रिप्रोडक्टिव से इंटीग्यूमेंट्री जो सिस्टम है, ये क्या है, ये स्किन सिस्टम है। अब ये सिस्टम ऐसे लिखे हुए हैं जैसे सिलेबस में डिफाइन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ सिस्टम अरेंज किया गया है। लेकिन जब हमें खुद को करना हो तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, स्केलेटल सिस्टम से। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे हमारा फॉर्मेशन हुआ है, बस वैसे हम लोग बताएंगे। जीव विज्ञान की वह शाखा जो शारीरिक क्रियाओं, तंत्रों में सिस्टम्स और प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है, अर्थात जीवन की कार्यप्रणाली और उसके घटकों का विश्लेषण करती है, वो क्या है, वो सब बायोलॉजी है।
कार्डियोवास्कुलर और सर्कुलेटरी अलग अलग ना लिखा हुआ ना है। सेम वो देखो ना, कार्डियक अरेस्ट अब होता है, या कार्डियोलॉजी, जो हार्ट वाले हॉस्पिटल वहाँ क्या पढ़ते हैं, कार्डियोलॉजी लिखा होता है, ठीक है, वो सेम है दोनों। सेल का हम लोग ने अभी सभी ने डिफाइन किया कि सेल क्या है हमारा। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट जनरली कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म enclosed within a membrane and often contains organelles, each performing specific functions essential for life. अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी सेल को बनाने में सपोर्ट कर रही है। 3 चीज़ें सबको पता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये कॉमन है एक सेल के लिए, ठीक। अब क्या देख रहे हैं, इसमें देखते हैं न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोल। न्यूरॉन क्या है हमारा, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, नेट, जेआरएफ या एमएससी, एमएस सब एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। न्यूरॉन कहाँ की सेल है हमारी, नर्वस सिस्टम की। नेफ्रॉन हमारी बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी भी कह सकते हैं, या एक्सक्रेटरी सिस्टम आ जाए तो भी वही आंसर होगा, और किडनी आ जाए तो भी सेम आंसर होगा। फिर एल्वियोली जो हमारा है, ये क्या है, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब एल्वियोली, एल्वियोलाइज कई जगह लिखा होता है जब प्लूरल फॉर्म में होंगे। अभी इसको या तो फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखा हो तो भी ये आंसर ठीक है, लंग्स लिखा हो तो भी आंसर ठीक है। अब ये हमारा कॉमन सेंस है कि हमको ध्यान से बात को समझना है। नहीं, अब इसके बारे में बहुत नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। एक क्वेश्चन है जो रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने 1665 में पहली बार उपयोग किया था। क्या किया था, वैकल्पिक रूप से अंग्रेजी में जो सेल है हमारा, लैटिन शब्द सेलुलर छोटा कमरा से आया है, जिसे रॉबर्ट हुक ने 1665 में पहली बार उपयोग किया था। कहा जाता है खोज किसने की है, सेल को सही जो वैज्ञानिक स्वरूप है उसको समझा किसने है, तो वो हमारा रॉबर्ट हुक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, जो अदर एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जीके वगैरह में भी, जो साइंस से कनेक्टेड है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर सेल को, ठीक। ये एक मिनट छोटा कर दे तो क्लियर हो जाए। चलिए अब इसको आराम से देखेंगे, ठीक। क्या क्या दिख रहा है इसमें हम लोगों को। सबसे पहले क्या दिख रहा है कि सेल को कवर किससे किया गया है, सेल मेम्ब्रेन से, ठीक। एक बाहर एक पर दीवार है जिससे जो सेल के अंदर का मटेरियल है या सेल के अंदर जो ऑर्गन्स है वो बाहर नहीं जा सकते, ठीक। जैसे मान लो अभी हम लोगों की स्किन कवर है तो इससे हमें क्या सुरक्षा मिल रही है, जो मसल्स हैं वो अपनी जगह पर रहेंगे, जो ऑर्गन्स हैं इंटरनल ऑर्गन्स वो सब सही से सेफ जोन में है। बस वैसे ही हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है, सेल को प्रोटेक्शन दे रही है। फिर हम लोग देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन हो गया, फिर साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म वही हो गया जैसे हमारे ब्लड में प्लाज्मा है, ठीक, इन द सेम वे साइटोप्लाज्म हो गया। न्यूक्लियस क्या है, जैसे हमारा हार्ट काम कर रहा है, बस वैसे ही एक सेल में न्यूक्लियस काम कर रहा है। हमारा हार्ट काम करना बंद कर दे तो क्या माना जाएगा, हम जीवित नहीं हैं। वैसे इस सेल के अंदर न्यूक्लियस काम करना बंद कर दे तो क्या समझेंगे, सेल अब जीवित नहीं है। फिर इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, सबको डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि इतना हम लोगों का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म सबसे पहले हम देख रहे हैं। यदि यहाँ साइटोप्लाज्म की सेल में क्या ज़रूरत है, साइटोप्लाज्म की सेल में क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है। मैम शेप देता है और जो ऑर्गेनेल्स हैं वो इसके अंदर मूव करते हैं। और सरल शब्दों में क्या होगा, क्या आवश्यकता है। मैम जो भी
हमें एक सेल के ऑर्गेनेल्स को जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू पूरी होती है, और जो उनको एक्सक्रीट करना होता है वो साइटोप्लाज्म लेकर के बाहर निकालते हैं। वेरी गुड। बोलेंगे मोनिका मैम? मैम साइटोप्लाज्म एक जलीय वातावरण सेल को देता है, प्रदान करता है। जिस प्रकार हमारी बॉडी में भी 70% पानी है, उसी तरीके से सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म उसी तरीके से वर्क करता है, और जो जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल के, उसमें फ्लोट कर सकते हैं आसानी से। और ये हमारी ऑक्सीजन वगैरह इनटेक के लिए भी, ये उसके लिए भी मदद करता है। तो जितने ऑर्गेनल्स हैं वो उसमें फ्लोट करेंगे, प्लस में जैसे हमारे शरीर में ब्लड की आवश्यकता है, हमारे शरीर का प्लाज्मा कम हो जाए तो हमें क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी बॉडी में। बस वैसे ही अगर सेल में जो उसका प्लाज्मा है वो कम हो जाए तो क्या होगा कि फिर सेल को जीवित रहने में दिक्कत होगी। मतलब जो हमारे शरीर में ब्लड की आवश्यकता है, प्लाज्मा की ज़रूरत है, वैसे ही सेल को जीवित रहने में प्लाज्मा की जो साइटोप्लाज्म है उसकी ज़रूरत है। ठीक, अगर हमारे शरीर, हम बिल्कुल ठीक है हम लोग, अब हमारा ब्लड जो है वो 4 में चला जाए या प्लाज्मा बहुत कम हो जाए तो अभी हम लोग बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। मतलब बिल्कुल अभी अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो हम लोग बैठ नहीं सकते, इसका मतलब सर्वाइव करने में हमें प्रॉब्लम होगी। तो बस वैसे ही सेल में जो उसका साइटोप्लाज्म है वो अगर कम हो गया तो शरीर में पानी कम हो गया। पानी किस रूप में है हमारे शरीर में? ब्लड के फॉर्म में। क्योंकि हम कहीं शरीर में कट लगाएंगे बॉडी में, पानी तो कहीं नहीं निकलेगा, केवल यूरिन के थ्रू पास आउट होता है और स्वेटिंग होती है तो पास आउट होता है। उसके अलावा सब जगह कुछ भी कट लगाएं, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो निकलेगा क्या शरीर, बॉडी से ब्लड निकलेगा। ठीक है, तो ब्लड में क्या है, पानी ही तो है हमारा। सारे हमारे जो हमने भोजन करते, पानी ऑक्सीजन सब लेते हैं, एक उसका एसेंस है और प्लस में जो हमारा पानी है। ठीक है, तो वो सब मिलाकर हमारा ब्लड बन रहा है। तो जितना हमारे ब्लड में प्लाज्मा की ज़रूरत है उतना ही हमारी जो सेल है उसको जीवित रहने के लिए प्लाज्मा की ज़रूरत है। मतलब जीवन ही प्लाज्मा है उसका, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, हमारे शरीर में हमारे जीवन के लिए जो ब्लड की आवश्यकता है, यदि हमारे शरीर का पूरा ब्लड हटा दो तो हम जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे। वैसे ही हमारी सेल के लिए भी जो ब्लड की जो प्लाज्मा है वो उतना ही आवश्यक है। अब देख रहे हैं, नेक्स्ट आते हैं इसमें, साइटोप्लाज्म के बाद लेते हैं न्यूक्लियस। सबको पता है डीएनए आरएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हमारा पावर हाउस है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पहले तो इसमें ढूंढ के दिखाओ सब लोग, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? जो ऊपर लाइन, ये जो ब्राउन कलर के हैं, ये जो खीरे जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, वही जो है ब्राउन कलर। ठीक ठीक, ये खीरे, सही बताया सीमा मैम ने एकदम सही सही समझा दिया। खीरे जैसे जो दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक, पावर हाउस है। ठीक है, चलिए सबको पता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है पावर हाउस कहाँ से एनर्जी मिल रही है पावर हाउस को। एक ऑक्सीजन, दूसरा भोजन, तीसरा पानी, सब तीनों को मिलाकर जो एनर्जी का सोर्स बनेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया से कनेक्ट हो रहा है। इसके बाद आते हैं हम लोग लाइसोसोम। ये क्या करेगी? लाइसोसोम का वर्क क्या है? एंड ये सेल को खाता है। वेरी गुड। और जो कैंसर वाले सेल है उनको भी, कैंसर वाले जो सेल है उनको भी नष्ट करता है इसमें हमारी बॉडी में। चलो अब इसको हम लोग यहीं कंफर्म कर लें, क्लियर कर लें। ये जो सेल को खाएगा, कैसे खाएगा? लाइसोसोम जो है सेल के अंदर, ये वाला जो ऑर्गन है, ये सेल को कैसे खाएगा? उसका प्रोसेस क्या होगा? हमने कई बार पढ़ाया है, क्योंकि सेल पढ़ रहे हैं, सेल को पूरा समझ लें। किसी को याद आया कि नहीं आया?
बोलेंगे मोनिका मैम? मैम लाइसोसोम्स जो है जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है ना तो उसको अपने अंदर ले लेता है। और जब हम कुछ नहीं खाते, जैसे फास्टिंग वगैरह करते हैं हम, तो हमारा जो भी सेल में है, सेल अगर उसको कुछ नहीं मिलेगा, लाइसोसोम्स को कुछ भोजन नहीं मिलेगा, तो वो सेल को ही खा लेगा अब और खुद भी नष्ट हो जाता है फिर वो। तो इस तरीके से जब हमारे कैंसर सेल्स बढ़ रहे होते हैं तो उन दिनों हमें फास्टिंग की 12 आवर्स फास्टिंग की या 14 आवर्स फास्टिंग की सलाह दी जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमारे जब भोजन नहीं मिल रहा पर्याप्त सेल को, तो वो लाइसोसोम जो उसमें मौजूद है तो वो सेल को ही खा के और खुद भी नष्ट हो जाएंगे। तो वो एक्स्ट्रा सेल जितने भी बन रहे हैं हमारे कैंसर के, वो स्वतः अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे फिर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, इसमें क्या है कि ये बिल्कुल कंप्लीट आंसर है कि लाइसोसोम है तो सुसाइडल बैग, लेकिन कब? पूरे टाइम हमारे पास मौजूद है, लेकिन ऐसे वो काम नहीं करे। मान लो कोई व्यक्ति है, बीमार भी है और कंटिन्यू वो भोजन भी ले रहा है, तब लाइसोसोम काम नहीं करेगा वहाँ पे। लाइसोसोम कब काम करता है? जब हम तेज भूख लगने पर भोजन नहीं लेते हैं, तेज भूख लगने पर भोजन नहीं लेते हैं, उस टाइम वो काम करता है। और अभी हम लोगों को ये पता ही नहीं है, तो जो जितना हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो हम लोग एलोपैथी यूज़ करते हैं, वहाँ पे क्या बोला जाता है, वहाँ सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन कभी वहाँ कोई डाइट पर बात नहीं होती है। और डाइट में बात भी होती है तो डाइट कहाँ से शुरू होती है कि पहले प्रोटीन में सीधा नॉनवेज तक पहुँच जाओ, मतलब और किसी चीज़ में प्रोटीन ही नहीं बचा है, नॉनवेज तक में प्रोटीन लेना है हमको। अब वहाँ से प्रोटीन लेंगे तो मतलब पहले ही बीमार शरीर है और हैवी हम प्रोटीन ले लेंगे तो बॉडी सबसे देर में क्या डाइजेस्ट होता है? प्रोटीन। ठीक, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा हम लोग वो खाने के फॉर्म में यूज़ करते हैं। मान लो फैट है तो फैट की तो मात्रा एक लिमिटेड होगी, लेकिन हम लोग दाल यूज़ कर रहे हैं तो दाल हम लोग 1 चम्मच नहीं लेंगे, घी 1 चम्मच ले सकते हैं पर दाल 1 चम्मच नहीं लेंगे। तो प्रोटीन तो हमारा एक हैवी उसमें आता है, मतलब एक सही डाइट में आए का पार्ट होगा। तो इसलिए हम लोगों का जो लाइसोसोम है सुसाइडल बैग, वो कब काम करता है? जब हम रियल भूख लगने पर भोजन नहीं करते हैं, उस टाइम पर लाइसोसोम क्या करते हैं, जो एक्सेस सेल हमारी डेवलप हो रहे हैं उनको डाइजेस्ट करता है और एक बार फिर लास्ट में वो खुद डाइजेस्ट हो जाता है। और जहाँ जहाँ हमने पहले बता चुके हैं, जब हमारे एक कैंसर के सेल हो गए जो मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हैं, बाकी ट्यूमर हो गया, स्टोन हो गए, यहाँ क्या हो रहा है, एक कलेक्शन हो चुका है, वहाँ मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं सेल, यहाँ कलेक्टेड फॉर्म में हो गया है। तो कलेक्टेड फॉर्म में क्या करेंगे, जब भोजन हम लोग नहीं लेते हैं या हल्का भोजन फ्रूट डाइट ले रहे हैं और काफ़ी टाइम हमने भोजन नहीं लिया एक दिन में, तो उस टाइम पर जो जितने स्टोन होते हैं मोस्टली उसके अंदर क्या होता है, स्टोन के अंदर कैल्शियम होता है। ठीक, अब कैल्शियम सबसे अधिक एनर्जी दे देता है व्यक्ति को किसी को भी देता है। तो उस टाइम पे जब हमने भोजन नहीं लिया है तो लाइसोसोम क्या करते हैं, उन स्टोन के अंदर जो कैल्शियम कलेक्ट है उसको खाना शुरू कर। तो जब जैसे कैल्शियम खा लेगा तो क्या होगा, स्टोन के जो सेल है वहाँ पर जिस फॉर्मेट में डिज़ाइन हुआ था तो वो अपने आप डेड हो जाएगा, क्योंकि अब उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं बची। तो ये क्या है, क्योंकि कोई स्टोन बढ़ रहा है इसका मतलब स्टोन में भी तो जीवन होगा, कोई ऐसी सेल काम कर रही तभी तो स्टोन बड़ा हो रहा है, नहीं तो स्टोन बड़ा ही नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर भी क्या कर रहा है लाइसोसोम, उस टाइम पे जिस टाइम हमने भोजन नहीं लिया है तो स्टोन के अंदर के कैल्शियम को खाना शुरू कर देता है। तो ये क्या है, इसलिए लाइसोसोम हमारी सेल का एक तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जितना हमें एनर्जी के सोर्सेज हमारे लिए ज़रूरी है, उससे भी अधिक वही वैसे ही आवश्यक है कि अच्छे से अच्छा भोजन लें। लेकिन यदि हमने उसे डाइजेस्ट नहीं किया और सही समय से अपनी बॉडी से बाहर नहीं किया तो वो भोजन हमारे लिए पॉइजन का काम करेगा। वैसे ही जब भी हमारी सेल का जो भोजन है, उस भोजन के बाद यदि लाइसोसोम को वर्क करने का टाइम नहीं मिला तो सेल को जीवित रहने का बहुत टाइम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं गोल्जी बॉडी। ये क्या करेंगे, गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी, ये क्या करेंगे? मैम प्रोटीन सप्लाई करेंगे बाकी ऑर्गन्स को। ठीक है, इसके बाद आते हैं, ये भी हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लियर। हाँ, राइबोसोम्स, क्या बोलते हैं राइबोसोम्स को?
प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस की जो फैक्ट्री है या प्रोटीन बनाने की जो फैक्ट्री है वो राइबोसोम्स को, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है, वैसे ही राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस करने का वर्क या फैक्ट्री बोल नाम दिया गया है। अब इन सब का जो टोटल हम लोग सारी चीज़ें देख रहे हैं, अब हम बात करें आरएनए और डीएनए। जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ काम करेंगे सेल में, कहाँ से वर्किंग में आएंगे? न्यूक्लियस होता है वहाँ पे। इस सेल को मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे। और बोलेंगे, सीमा मैम कुछ बोल रहे थे। डीएनए का काम डुप्लीकेशन है, फिंगरप्रिंट्स बनाते हैं डीएनए। ठीक है। जो क्रोमेटिन नेटवर्क बताया था ना अभी, मकड़ी के जाले जैसा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल है जिसको अपन ने न्यूक्लियोप्लाज्म का, उसी में ही एक मकड़ी जैसा जाल है पूरे गोला, उसको क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। अब उसका एक थ्रेड निकाल दें, जैसे मकड़ी के जाले में से एक थ्रेड निकाल दें, वो क्रोमोसोम कहलाएगा, है ना। तो वो क्रोमोसोम अभी दीदी ने बताया कि 46 और 23 पेयर्स, तो वो उनमें डीएनए आरएनए की पूरी स्प्रिंग, वो हेलिक्स निकलता है पूरा। ठीक है। तो जो डीएनए है हमारा, वो जो न्यूक्लियस है वहीं से क्रोमोसोम्स कनेक्टेड हैं, और वो हमारे पेयर्स में 23 हैं, अदरवाइज 46 हैं। और वो जो डीएनए है वही हमारा डीएनए क्या करता है, डीएनए से ही कई बार हम लोग मनुष्य हैं तो हमारा डीएनए क्या है, अगर बहुत पीछे चले जाएं तो हम लोग कहाँ से आते हैं, बंदर के से कनेक्ट होती है हमारी प्रजाति। ठीक, तो आज भी हम लोग देखेंगे यदि हमारे जैसा कोई दूसरा व्यक्ति वर्क करता है, कोई जानवर, तो कौन करता है, बंदर करते हैं। ठीक, और थोड़ा सा पहले देख लें तो डीएनए क्या बोलते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे हैं, वो भी हमारे डीएनए में जाएंगे कि एक पूर्वज अभी हो गए, अरे बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करें तो फिर बहुत पीछे चले जाएंगे। तो अभी की बात करें तो डीएनए से ये पता चलता है कि हमारी क्या हैबिट्स हो सकती हैं, हमारे अंदर किस तरह की क्षमताएं हो सकती हैं काम करने की। या कई बार होता है किसी के घर में डीएनए एकदम चेंज हो जाता है जाकर। ठीक, तो उसमें वहाँ क्या काम किया गया है, जहाँ पर एक जनरेशन बिल्कुल ठीक जा रही थी और एक व्यक्ति बिल्कुल डिफरेंट आ गया घर में, पॉजिटिव मैनर में भी नेगेटिव में भी, वहाँ डीएनए में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, जो डीएनए या प्रॉब्लम्स की जगह सॉल्यूशंस आए, जो अच्छा डीएनए के साथ एक व्यक्ति आ गया घर में। ठीक है, बोलेगा हनी भैया। मैम, योग की दृष्टि में डीएनए आरएनए मेमोरी है, जो हमारे जाति आयु भोगा का है, मतलब पुराने पास जितने हमारे कर्मा है, पिछले जो भी है उसकी मेमोरी है। तो फिर ये डीएनए आरएनए डिसाइड करता है कि सेल कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे बढ़ेगा और हर सिचुएशन को पे कैसे रिएक्ट करेगा। बिल्कुल सही। ठीक, तो ये डीएनए क्या है, अब डीएनए को हम लोग क्या कर सकते हैं कि चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, तो योग में क्या है, चेंज करने की प्रोसेस भी है, अथ योगा अनुशासनम से ही चेंज कर सकते हैं जाकर। ठीक, कि कैसे कैसे अब किसको कितना चेंज करना है, थोड़ा सा चेंज करना है या पूरा चेंज करना है। अब मान लो किसी के यहाँ संत महापुरुष आ गए, पूरा डीएनए चेंज हो गया। ठीक, अब किसी के यहाँ कोई और आ गया या कोई केवल थोड़ा सा सामान्य लोगों से कोई विशेष आ गया तो डीएनए चेंज हो गया। ठीक है, तो ये सब का काम कहाँ, ये सारी चीज़ें वर्किंग में आ रही है न्यूक्लियस से, जो वहाँ पर एक जाला टाइप का जो बना हुआ है, थ्रेडिंग बनी हुई है, पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, महीन महीन धागे से जुड़ा हुआ, वहीं से हमारा आरएनए डीएनए काम कर रहा है। और डीएनए ही किसी व्यक्ति को उसकी बैक जो हिस्ट्री है उसको बताता है। अब हमें डीएनए चेंज करना है तो एनाटॉमी में, योग में एनाटॉमी क्यों कनेक्ट की गई कि पहले एनाटॉमी को हम समझ लें, फिजियोलॉजी को, अब हम चाहें तो अपना डीएनए चेंज कर सकते हैं। चलिए, ठीक, ये अभी हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन हमारा कैसे वर्क कर रहा है, ये प्रोटेक्शन दे रहा है सेल को।
साइटोप्लाज्म हमने देखा, साइटोप्लाज्म में क्या कर रहे हैं, एक सेमी फ्लूइड है जिसमें सारे ऑर्गन जो हमारे सेल के हैं सब फ्लोट कर रहे हैं, सब एनर्जी ले रहे हैं। और यदि हमारा साइटोप्लाज्म कम हो जाए या बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इट मीन्स एक सेल की डेथ हो गई है। ये देख लेते हैं एक बार, कंपोजिशन ऑफ द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन है उसको देखते हैं। इसमें क्या है, साइटोसोल अ जेल लाइक फ्लूइड मोस्टली वाटर अबाउट 70 to 80% with dissolved ions, protein, small molecules and cytoskeleton। ये इन सब से मिलकर हमारा क्या बन रहा है, साइटोप्लाज्म बन रहा है। इतना डीप में क्वेश्चन नहीं जाएंगे आपके। ये है ऑर्गेनल्स। इसमें देखते हैं स्ट्रक्चर्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी apparatus, lysosomes, ribosomes and it plant cells, chloroplast and vacuoles। साइटोप्लाज्मिक के इंक्लूजन्स में क्या क्या है, हमारे स्टोरेज पार्टिकल्स सच एज लिपिड droplets or glycogens granules not surrounded by membranes। न्यूक्लियस अभी हम लोगों ने प्रॉपर पढ़ा है कि न्यूक्लियस के पार्ट क्या क्या है, किसको या 2-3 बार सीमा में हमने बोला है। न्यूक्लियस को अगर हमें समझाना हो तो न्यूक्लियस के जो पार्ट हैं उनको कौन डिफाइन कर सकता है। जैसे हमने सेल की कुछ 2-3 चीज़ें डिफाइन की थी, वैसे न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें हमारी है, अभी हम लोग बहुत देर से सुन रहे थे बराबर। न्यूक्लियस को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता है, अंजू का ठीक है अंजू, और कौन बताएगा, मोनिका मैम बोलेंगे। मैम न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म है, जैसे मैम ने बताया था। उसी तरह से जैसे साइटोप्लाज्म हमारा सेल में है, वैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिससे कि न्यूक्लियस के जो है ऑर्गेनल्स वो बाहर नहीं जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियोलस है जिसके अंदर डीएनए और आरएनए। ठीक है, जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस है, बस उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी ये प्रोसेसिंग हो रही है। बोलेंगे सीमा मैम। दीदी एक मेन डिफरेंस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन दोनों ही है, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डबल मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन भी डबल मेम्ब्रेन है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन कंटिन्यूटी में रहेगी बिल्कुल, लेकिन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पोरस होती है, बीच बीच में छिद्र होते हैं जिससे कि मटेरियल साइटोप्लाज्म से किसमें चला जाए, अंदर चला जाए, एक्सचेंज अंदर चला जाए, वो किसमें न्यूक्लियोप्लाज्म में चला जाए। ये मेन डिफरेंस याद रखना। ठीक है, इसको अभी नीचे पूरा कंप्लीट करते एक बार कनेक्ट कर देते हैं। फिर देख रहे हैं हम लोग न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, इसको ऐसे समझ लीजिए जो भी सीमा में बोल रहे हैं कि जो हमारा साइटोप्लाज्म में जितना जो प्लाज्मा में जो भी चीज़ें हमारी आ रही हैं, क्योंकि प्लाज्मा में क्या है, सभी चीज़ें हमारी प्लाज्मा में है, भोजन, पानी, ऑक्सीजन सब है उसके अंदर। तो वो क्या हो रहा है कि वो सारी चीज़ें उसमें से जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी बोले इसको, वो जो हमारे न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। ठीक, पूरे टाइम उसमें काम नहीं करेंगे कि कोई ओपन एरिया नहीं है, लेकिन उसके जो होल्स हैं, छोटे छोटे छिद्र हैं, उससे जा सकते हैं और आ सकते हैं। फिर देख रहे हैं हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। न्यूक्लियर जो प्लाज्म है, जैसे साइटोप्लाज्म है वैसे ही हमारा न्यूक्लियर प्लाज्म है। ये हमने देखा ह्यूमन सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए, डीएनए, न्यूक्लियो प्रोटीन से बने हुए हैं। न्यूक्लियस क्या है,
कोशिका का नियंत्रण केंद्र है जो अधिकांश यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यह कोशिका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए को संचित करता है, बस डीएनए से बना है या बनाता है, और कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जो हमारी सेल है उसमें जो भी वर्क हो रहा है उनको कंट्रोल करता है। एक तरह से जो न्यूक्लियस है वो क्या है, हमारी बॉडी का ब्रेन है। ठीक, हमारी बॉडी में जो ब्रेन होता है वैसे वो सेल का ब्रेन है। ये जो अभी बोल रहे थे सीमा में, उसको आराम से लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देख लेंगे। न्यूक्लियस की संरचना में निम्नलिखित मुख्य घटक होते हैं, कंपोनेंट्स हैं। न्यूक्लियर एनवेलप यह दोहरी झिल्ली से बना आवरण है जो न्यूक्लियस को कोशिका द्रव्य से अलग करता है। इसमें न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करते हैं। पोर्स वही जो छिद्र की बात हो रही है। फिर है न्यूक्लियोप्लाज्म, यह पारदर्शी कोलाइडल तरल पदार्थ है जो न्यूक्लियस के अंदर स्थित होता है और न्यूक्लियस की संरचना को बनाए रखता है। इतना डीप में नहीं जाएगा आपको। क्रोमेटिन क्या है हमारा, यह डीएनए और प्रोटीन का मिश्रण है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है। कोशिका विभाजन के दौरान यह गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स में बदल जाता है। कोशिका विभाजन जो हमारी एक जो सेल है वो कई सेल को डेवलप कर रही है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्रोमेटिन काम आ रहा है। और यही हमारे खुद के जीवन में क्या है, जब एक सृजन होता है तो हम उस चीज़ को सामने से देखते हैं, बाकी हमारे पूरे शरीर में ये प्रोसेसिंग जब तक हम जीवित हैं तब तक कंटिन्यूटी में चलती रहती है। इसीलिए बोलते हैं ना, सेल बन भी रहे हैं और सेल टूट भी रहे हैं। जब हम बहुत अधिक काम करते हैं तो क्या होता है, सेल टूटते हैं। जब हम आराम करते हैं, सही भोजन लेते हैं, रेस्टिंग मोड में आते हैं तो सेल हमारे बनते हैं। फिर है न्यूक्लियोलस, यह न्यूक्लियस के अंदर स्थित एक गोलाकार संरचना है जो राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण करती है और राइबोसोम के निर्माण में सहायक है। सबको पता है न्यूक्लियस, राइबोसोम सब क्या है, सब प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, अभी हम लोगों ने देख लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस है हमारा। और ये एटीपी जो ऊर्जा है हमारी, एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट, ये क्या है, ट्राइफोस्फेट, ये क्या है, एटीपी जो है हमारा, ये सबको पता है। जब हम लोग मान लो वो ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ भी हमने अच्छा लिया तो हमारे शरीर में वो अधिक हो गया एनर्जी का लेवल, तो इस एनर्जी को कौन कंज्यूम करेगा, लीवर करता है। हमारी जो जितनी भी एनर्जीज हैं उनको कंज्यूम कौन कर रहा है, चाहे वो विटामिन हो, हमारा ग्लूकोज हो, सबको जैसे ही हम लेते हैं यदि वो अधिक हो रहा है तो लीवर कंज्यूम करके रख लेता है। अब क्या होगा, जब हमारे शरीर को ज़रूरत होगी लीवर उसे दे देगा। लेकिन ये कब नहीं दे पाता है लीवर, जब हम ज़रूरत से अधिक भोजन करते हैं और गलत समय पर भोजन करते हैं तब क्या होता है, लीवर फैटी होता चला जाता है। और जब लीवर फैटी हो जाएगा तब ये सारे काम जो प्रोसेसिंग है वो सब स्लो हो जाएगी और फिर हमारे शरीर में बहुत सारे रोग जन्म लेना शुरू कर देंगे। हमने उसका जो प्रोनाउंसिएशन था थोड़ा सा सही नहीं किया था, ठीक है। ट्राइफॉस्फेट है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये किसके लिए, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका के डबल मेम्ब्रेन वाले कोशिकांग ऑर्गेनेल होते हैं जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं जो कोशिका की ऊर्जा की मुख्य मुद्रा है। इसके अलावा ये कोशिका संकेतन, वृद्धि नियंत्रण और स्वीकृत सेल मृत्यु
में भी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो कोशिका का काम है लास्ट क्या है, उसकी डेथ भी होगी। वो स्वस्थ कोशिकाओं की भी होगी, अस्वस्थ की भी होगी। हम लोग कितने भी स्वस्थ रहें तब भी हमारा शरीर एक दिन छूटेगा, और कितने भी अस्वस्थ हो तब भी छूटेगा। राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री बोला जाता है। अच्छा, जितने हमारे हार्मोन्स हैं वो सब किसके बने होते हैं? हमारे सभी हार्मोन्स किसके बने होते हैं? बस यहीं तक लेंगे। प्रोटीन में। वेरी गुड। सभी हार्मोन्स हमारे प्रोटीन के से बने होते हैं। चलिए, अब हम लोग एक काम तो आज पूरा कंप्लीट करके रखेंगे कि जो अभी तक पढ़ा था उसका एक रिवीजन लेंगे, और सेल का डायग्राम बनाएंगे, उसके फंक्शन को एक एक लाइन में लिख लेंगे। ठीक, कल हम लोग टिश्यूज़, ऑर्गन्स, और फिर कोई लगेगा तो फिर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब बेस लगभग कंप्लीट हो गया। बस इतना ही बेस था, अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे आराम से। ठीक, अब जिसको लीव करना हो लीव करते जाएंगे, बस शांति पाठ करना है। सीमा मैम कुछ पूछ रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है। अब एक बात और पूछ लें, जो हमने 10 दिन का टारगेट दिया था, ऑनेस्टी से बोल दें किसने किसने उसको फॉलो किया है। सीमा मैम को हमने इसमें रखा नहीं, इसलिए सीमा मैम ने स्माइल दे दी। ठीक, कोई बात नहीं, उन्होंने ऑलरेडी सब कर रखा है। होमवर्क बाकी कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक, रचना जी का हो गया, नहीं सीमा जी का बहुत सारी चीज़ वो कर चुकी, तो वो थोड़ा थोड़ा करेंगे, उसमें उनकी कोई बात नहीं। और बाकी मोनिका मैम? मैम जो आपने 3 पेपर का टारगेट दिया, 6 पेपर करने हैं 3 रोज डेली, हमें आधा घंटे का, तो एक तो ड्यूरेशन आधा घंटा नहीं, मेरी ड्यूरेशन एक्सटेंड हो जाती है, तो इतने पेपर मैम नहीं हो पाते मेरे। ठीक है, इसका मतलब प्राणायाम मन लगा के नहीं किया है। ठीक है देखो सब लोग 1 मिनट इसको पहले ऑफ कर